हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री का सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सेंचुरी टू 1200 सेंचुरी। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम भारत का इतिहास 300 सीई से लेकर जो 1200 सीई तक का इतिहास है, आज की वीडियो में हम उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, हम अराउंड 24 क्वेश्चन 24 जो क्वेश्चन हैं वो लाए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आपका जो एग्जाम होगा वो इसी वीडियो में जो पीडीएफ पढ़ाई जाएगी उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। ठीक है, चांसेस यही है कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इनमें से कहीं से बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए। आप लोग बुक के ज्यादातर चैप्टर्स, बुक के ज्यादातर क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, आपको एक एक चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल आप ये जो 24 क्वेश्चन हैं इनके आंसर को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। ठीक है, भारत का इतिहास 300 सीई से 1200 सीई तक बैचलर या हम कहें बी आर्ट्स का है। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 90 नंबर का आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो दिया जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 8 में से आपको 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, आपका हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है। आप एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी एक लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं, उसमें अपना आंसर लिख सकते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन चालू होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सारे के सारे इसमें हमने प्रिपेयर करें। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर वीडियो भी चाहिए आपके एग्जाम से पहले तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग जल्द ही इसकी आंसर वीडियो फिर आपके लिए लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त काल के दौरान राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, गुप्त काल के दौरान जो भी राजनीतिक रूप से मतलब आप कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं थी या अवस्था थी, और आर्थिक रूप से जो अवस्था थी वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, मतलब मेनली आपको पॉलिटिकली क्या कंडीशन थी और इकोनॉमिकली क्या कंडीशन थी, वो कंडीशन आपको यहाँ पे बतानी है कि भाई व्यवस्था किस प्रकार की थी। ठीक है, समाज या राजनीतिक रूप से क्या किस प्रकार व्यवस्था चलाई जाती थी। ठीक है, कंडीशन खराब थी या कंडीशन ठीक थी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि गुप्तकालीन सामाजिक एवं धार्मिक विशेषताओं का की विवेचना कीजिए। ठीक है, गुप्त काल के दौरान सामाजिक और धार्मिक जो विशेषताएं हैं उनकी आपको विवेचना करनी है। ठीक है, गुप्त काल के दौरान भाई सोसाइटी की या फिर रिलीजन की जो भी आप कह सकते हैं फीचर्स थे वो आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हर्षवर्धन की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, हर्षवर्धन ने जितनी भी राजनीतिक रूप से उपलब्धियां प्राप्त की थी, जितनी भी सांस्कृतिक रूप से उपलब्धियां प्राप्त की थी, वो उपलब्धियां आपको यहाँ पे बतानी। उपलब्धियां का मतलब अचीवमेंट, कि भाई उन्होंने अपने राजनीतिक सेक्टर में राजनीतिक रूप से कौन कौन सी अचीवमेंट प्राप्त करी थी, उनकी व्यवस्था कितनी अच्छे औहदे तक गई थी। मतलब एक होता है ना कि भाई जो राजनीतिक व्यवस्था है वो समय दर समय अच्छी होती जा रही है, तो कौन सी अच्छी अवस्था तक गई थी, अचीवमेंट उन्होंने क्या प्राप्त की, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। सांस्कृतिक रूप से भी आपको वही चीजें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, पल्लव शासकों की उपलब्धियों का पुनर्निरीक्षण कीजिए। ठीक है, पल्लव के जो शासक थे उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की थी, उनका आपको पुनर्निरीक्षण करना है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो भी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की थी वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया था, वो कितनी, मतलब एक होता है कि हम सेक्टर एक प्रकार से हमने राजनीतिक रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था बना ली है, सांस्कृतिक रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था बना ली है, हमने अपनी जो जमीन है उसे बहुत आगे तक फैला दिया है। ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र हमने कर लिया, तो ये सारी जो उपलब्धियां हैं ये आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, कन्नौज पर राजनीतिक वर्चस्व के लिए राजपूत, पाल और प्रतिहारों के बीच संघर्ष की विवेचना कीजिए। ठीक है, कन्नौज जो है उसके ऊपर राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त करने के लिए राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों ने जो संघर्ष किया था वो संघर्ष आपको बताना है। ठीक है, जगह है कन्नौज, कन्नौज के ऊपर राजनीतिक रूप से जो वर्चस्व प्राप्त करना था। ठीक है, उसके लिए भाई राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार ने किस प्रकार का संघर्ष किया था, इनके बीच में जो संघर्ष हुआ था वो संघर्ष आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि राजपूतों के उदय से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, राजपूतों के उदय से संबंधित जो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत थे उनका आपको यहाँ पे परीक्षण करना है। ठीक है, राजपूतों के उदय से संबंधित, भाई जब राजपूतों का उदय हो रहा था, वो बढ़ रहे थे, ठीक है, लोग बढ़ रहे थे, वो लोग अपना क्षेत्र बढ़ा रहे थे, तो उससे संबंधित जो अलग अलग सिद्धांत थे वो आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि चौल प्रशासन पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, ये एक निबंध वाला क्वेश्चन आ सकता है। चौल प्रशासन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, गुप्त काल से रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है, हर्षवर्धन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। निबंध निबंध का क्वेश्चन आने के चांसेस आपके काफी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया कि चौल प्रशासन के ऊपर आपको क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, टॉपिक दिए गए हैं, ये आपके टॉपिक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, टॉपिक क्या है, अभिलेखीय सांध्य
फिर वैष्णव धर्म, फिर पुराण और फिर चालुक्य। ये 4 टॉपिक है, कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ऐसे हम और भी क्वेश्चन आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका, अपने अध्ययन काल के इतिहास के पुनर्गठन हेतु उपलब्ध विभिन्न स्रोतों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, आप देखिए, इतिहास का पुनर्गठन करने के लिए हमें कौन कौन से जो स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, वो चाहिए। वो सोर्सेस आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, क्या बता रहा है कि जब अध्ययन काल के दौरान इतिहास का पुनर्गठन करने के लिए जो भी उपलब्ध अलग अलग प्रकार के स्रोत है, उनका आपको परीक्षण करना है, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इतिहास का पुनर्गठन करने के लिए उपलब्ध सोर्सेस या स्रोत जो है वो आप बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, गुप्त वंश की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर की चर्चा कीजिए। ठीक है, गुप्त वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। मतलब सिंपल सी बात है, प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है भाई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था, उसकी क्या क्या फीचर्स थे गुप्त काल के दौरान, गुप्त डायनेस्टी के दौरान, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, गुप्त काल के राजनीतिक विकास पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको गुप्त काल से रिलेटेड जो गुप्त काल की जो सांस्कृतिक विकास था, राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक जो विकास है उसके ऊपर आपको निबंध एक लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या कवर करना है, इसके लिए आपको गुप्त काल के बारे में सारे डिटेल कवर कर देंगे। ठीक है, आप गुप्त काल के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप उसमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब आप सांस्कृतिक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप बना के लिख पाएंगे। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। 12वां क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, हर्ष के राज्य विस्तार एवं प्रशासन का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हर्षवर्धन की बात की जा रही है, तो हर्ष के राज्य विस्तार और प्रशासन का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, गुप्तोत्तर काल के में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में नई प्रवृत्तियों के उदय का परीक्षण कीजिए। गुप्तोत्तर का मतलब गुप्त काल के बाद का जो समय था। ठीक है, पोस्ट गुप्त पीरियड की बात की जा रही है। तो गुप्त काल के बाद के समय में सामाजिक और आर्थिक जो क्षेत्र थे, उनमें नई नई प्रवृत्तियों का उदय हुआ, वो आपको प्रवृत्तियां यहाँ पे बतानी है। प्रवृत्ति का मतलब होता है ट्रेंड्स। ठीक है भाई, किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं, सामाजिक रूप से क्या चेंजेस आ रहे लगे, ठीक है, आर्थिक रूप से क्या चेंजेस आने लगे, नई नई कौन कौन सी चीजें अपनाई जाने लगी, वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष के प्रमुख चरणों पर प्रकाश डालते हुए उसके कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में जो संघर्ष था, ठीक है, उनमें जो संघर्ष के होते हैं ना कि स्टेप्स थे, चरण थे, उनके ऊपर आपको प्रकाश डालना है और उसके कारण भी आपको यहाँ पे बताने हैं। स्टेप्स आपको बताने हैं और कारण भी बताने हैं। ठीक है, 15 हो जाए, क्वेश्चन 14 हो जाते हैं। 15 आता है कि चौल राज्य एवं प्रशासन के स्वरूप का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, चौल का जो राज्य व्यवस्था और जो प्रशासन का स्वरूप था, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, जो कि आपका शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, वाकाटक प्रशासन, पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियां, राजपूतों की उत्पत्ति, ये 4 टॉपिक दिए गए हैं। 2 टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, 4 टॉपिक ऊपर दिए गए, 4 नीचे दिए हैं, इनको आप कवर करिए और एक बार और ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, गुप्त प्रशासन के ऊपर एक निबंध लिखिए। जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर चौला प्रशासन के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे गुप्त प्रशासन से रिलेटेड आपको निबंध लिखने के लिए पूछ लिया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि नजरअंदाज कर दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कवर करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि इलाहाबाद प्रशासित के आधार पर विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये इलाहाबाद प्रशस्त के आधार पर जो विजेता है, उसके रूप में आपको समुद्रगुप्त के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करना है। ठीक है, उन्होंने जब इलाहाबाद को कॉन्कर किया, ठीक है, मतलब जीता, तो उसके आधार पर आपको समुद्रगुप्त का बारे में बताना है, उन्हें इवेलुएट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि हर्ष के जीवन तथा उपलब्धियों पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, हर्ष का जो जीवन था पूरा का पूरा और जो उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की, उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा एक निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, पल्लव कौन थे, कला तथा साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पल्लव कौन थे पहले तो आप ये बताएंगे, ये क्वेश्चन 2 भागों में डिवाइडेड है। पहले पल्लव कौन थे आप ये बताएंगे, उसके बाद कला और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या योगदान दिया था अपना, वो योगदान भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन 20 हो जाता है। क्वेश्चन 21 आता है कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुए त्रिपक्षीय संघर्ष पर एक निबंध लिखिए। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ऊपर के ऊपर भी दो तीन बार ये क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे भी आ चुका है कि गुर्जर प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में जो वही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब तीनों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, उस
संघर्ष के ऊपर आपको पूरा का पूरा एक निबंध लिखना, ठीक है। इनके संघर्ष के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि भाई किस प्रकार से संघर्ष हुआ था, क्या कारण थे संघर्ष की, टाइमलाइन क्या थी, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी उससे रिलेटेड जो अलग अलग सिद्धांत सामने आते हैं, ठीक है, उनका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। डिस्क्राइब द वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ राजपूत। ठीक है, राजपूतों के ओरिजिन से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उनका आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, चौल प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चौल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके कौन कौन से अभिलक्षण हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। अभिलक्षण का मतलब मेनली यहाँ पे फीचर्स ही पूछा गया है, मतलब आपकी उसकी विशेषताएं हो सकती है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, लास्ट क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन पेपर का या इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, कि निम्नलिखित में से आपको किन्हीं दो के ऊपर आपको कर लेना संक्षिप्त टिप्पणी। अजंता, विदेशी यात्रा, अंतरवाद का सिद्धांत और एहोल अभिलेख, ये चार दिए गए हैं। चार में से कोई भी दो आपको प्रिपेयर करने हैं, पर मैं कहूंगा कि आपको ऊपर 8 बता दिए मैंने, 4 ये बता दिए, ठीक है। तो आपके ये जो 12 हो जाते हैं, ठीक है, 12 के 12 को पढ़ के जाइए। इनमें से कोई ना कोई आपसे पूछ लिया ही जाएगा, तो चांसेस यही है कि इनमें से कोई सा कोई आ सकता है। तो आप उनको पढ़ के जाइए, आप लोग अच्छे से जो है आंसर बना के लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अराउंड 24 क्वेश्चन हमने कवर अप कराए हैं। इन 24 के 24 क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाइए और आप लोग के क्वेश्चन पेपर जो है वो इसी में से आएगा और आपका 100% अच्छे नंबर आपके आएंगे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं उनके अगर आपको आंसर चाहिए, ठीक है, आंसर का मतलब कि किस प्रकार से आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग किस प्रकार से होगी, आंसर में पॉइंट क्या क्या बनेंगे, ये सारा आपको डिटेल चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट करिए, जल्द से जल्द हम इसकी वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ के साथ इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे भी 2 जगह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। हमारे ऐप जिसका नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो ऐप को जाकर डाउनलोड करिए, और ऐप आपके लिए हेल्पफुल है। ऐप में नोट्स देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, वीडियोस देखने को मिलेंगी, और सिलेबस आपको वहीं और स्टडी मटेरियल भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ के साथ आप लोग ये नोट्स की जो PDF है वो चेक कर सकते हैं, हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल, और ये हमारा ऐप है।